नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। इंदौर में आज फिर जब हम कार्यक्रम मनाने की तैयारी में हैं, मौसम फिर करवट लेने लगा। दिन में धूप ज़्यादा थी, पर ये बताया जा रहा है कि आज एक बार फिर ज़ोरदार बारिश का अलर्ट जारी हुआ है और उम्मीद भी दिख रही है कि बारिश हो सकती है। बादल गड़गड़ा रहे हैं बाहर, मौसम ठीक है, हो सकता है शाम तक हो जाए। वैसे भी पिछले 2 दिनों में 4 इंच से ज़्यादा वर्षा हो चुकी है। माना जा रहा है कि यही स्पीड बनी रही तो अपना कोटा तो पूरा राम राम करके हो ही जाएगा। 3 जुलाई है, आज शुक्रवार का दिन है और इंदौर में तमाम खबरों के साथ में कुछ राष्ट्रीय खबरों पे भी हम बात करेंगे आपसे। एक तो बाजार आज फिर झूम गया, आखिरी दिन ठीक स्थिति बनी है क्योंकि हालात सब जगह सामान्य हो गया। कच्चा तेल बहुत नीचे आ गया, उसको लेकर बाजार की हालत थोड़ी सी सुधरने लगी है। धीरे धीरे वापस लोग रफ्तार कारोबार पकड़ने लगे हैं। पर इस बीच में राम मंदिर को लेकर एक खबर ये है कि जमकर राम मंदिर के नाम में लूट मची है वहाँ। जमकर जिसको जैसे मौका मिला है, जो 45 दिन के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं, वो बता रहे हैं कि जिसको जैसे मौका मिला उसने राम को लूटा है। वहाँ पे अच्छे से राम नाम की लूट मची थी और जो जितना लूट के ले जा सका है वहाँ। बहुत सारे लोग अभी भी दूर हैं और बहुत सारे लोग अभी भी अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। इस पर हम सबसे आखिरी में बात करेंगे। बाकी कुछ खबरें और भी है। जब भी कैबिनेट का विस्तार होगा, अगली कैबिनेट जो है अमित शाह जी की छाया का कैबिनेट मंत्रिमंडल होगा, क्योंकि वो उप प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। इस पर ही बात कर लेंगे सबसे आखिरी में। चलो पहले शहर की खबरों शुरू करते हैं और पहले शहर की खबरों में अग्निबाण खबरों शुरू करते हैं। अग्निबाण की 2 खबरें अच्छी हैं जिस पर बात होनी चाहिए, चुनिंदा खबरें जिस पर हम बात करना चाहेंगे। एक तो आज नगर निगम ने सबने मिलकर जो एक बैठक रखी थी और उसमें बताया गया 21 ब्लैक स्पॉट हैं जहाँ पर पानी भर रहा है बारिश का। अभी तो बारिश हुई नहीं है, ये करके 2 इंच बारिश के बाद की स्थिति है। आप समझ लीजिए कि अगर 5 इंच पानी गिर गया 2-3 घंटे के अंदर तो फिर 21 नहीं 42 जो है ब्लैक स्पॉट आपको दिखने लग जाएंगे। कहीं पर भी काम के समय में जहाँ जहाँ सड़कें बनाई गई वहाँ पानी के निकासी को लेकर कोई बेहतर व्यवस्था नहीं की गई। कई जगहों पर सड़कों के स्लोप जो स्लोप दिया जाता है वो भी व्यवस्थित तरीके से नहीं है। वाटर स्टैंड लाइनों का तो कचरा भरा और सब अंदर तमाम चीज़ों का वो चौक पड़ी है। हर बार उसको साफ़ किया जाता है पर उसमें पानी भर रहा है। आज कल भी हमने आपको याद दिलाया, कल कमिश्नर साहब गए थे MR10 पर स्टार चौराहे पे देखने। हमने आपको कल भी कहा था कि उन्होंने कहा अच्छा यहाँ पे पानी भरता। अरे वहाँ पानी नहीं भरता, जब से वो रोड बनी है तब से पानी भर रहा है और अच्छा खासा पानी भर रहा है वहाँ पे। आज अभी पानी नहीं गिर रहा, पर मैं आपको आज बता देता हूँ कि पाटनीपुरे चौराहे के पहले के पूरे रोड पे पानी भरेगा, रीगल टाकीज वाले चौराहे पे पूरा पानी भरेगा, राज टाकीज वाले रोड पे पानी भरेगा। कहाँ नहीं भरेगा, परदेसीपुरे चौराहे के पास में पूरा पानी भरेगा और अच्छा खासा भरेगा पानी यहाँ पे, क्योंकि पानी निकलने की कोई व्यवस्था सड़कों के अलावा ही नहीं। तो इन जगहों पर जो देखा गया है और उसको लेके चिंता की गई, चिंता तो साथ में की गई, पर एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके अपने हवन करके अपना हाथ बचा लिया कि इसकी गलती है। पर आगे के अगले 7 दिनों का प्लान किसी ने जारी नहीं किया कि नहीं अगले 7 दिनों के अंदर इसको व्यवस्थित करके यहाँ पानी नहीं भरेगा। क्या साहब? बिल्कुल साहब, मैं आपको यहाँ पर कहना यह चाहूँगा कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बड़ी कमी है। इस नगर निगम के साथ में इंदौर विकास प्राधिकरण काम करता है, PWD काम करता है, सड़क निर्माण के मामले में नेशनल हाईवे भी काम करता है। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं में बनाने वाला बना तो जाता, मान लेते जैसे पटेल ब्रिज है, बनाया किसी ने और हैंडओवर करा नगर निगम को, तो बनाने में जो तकनीकी खामी रही वो नगर निगम भी नहीं देखता। जैसे हम BRTS का मामला ले लेते हैं, बनाने वाले ने ID ने बना दिया, वहाँ पर वो जो पाइपलाइन है जिसमें पानी जाना चाहिए वो ऊपर है। तो कुल मिलाकर हम तकनीकी रूप से देख ही नहीं रहे हैं कि हमें क्या बनाना। जैसा कि आपने बोला कि सब जगह पे स्टाम वाटर लाइन की स्थिति भी खराब है, चलो सफाई कर देंगे। सफाई भी अभी याद आती है जून के महीने में सफाई करना। अब सबसे बड़ी बात मैं नवनीत जी कहना चाहता हूँ कि एक छोटा सा अदना सा कर्मचारी होता है नगर निगम में, उसका नाम होता है दरोगा। उस दरोगा को उस क्षेत्र की सारी व्यवस्थाएं मालूम रहती है, लेकिन हमारा सिस्टम उस दरोगा से कभी ये नहीं पूछता कि बाबू हम निर्माण कार्य कर रहे हैं तो इसमें तेरी कुछ भूमिका हो तो तू बता दे कि किधर से हम कट लगा दे, किधर से वो कर। मैं एक राजमुल्ला चौराहे का उदाहरण देता हूँ। पूर्व विधायक जी हैं हमारे सुदर्शन जी, उनके वहाँ पर पानी भरा तो उन्होंने सड़क को थोड़ी सी कटवा करके और वो लाइन को ले जा करके वहाँ से जोड़ा तो पानी बंद हो गया। कुल मिला के छोटी छोटी, जैसा कि आपने बोला, छोटी छोटी तकनीकी कमियों के कारण ये शहर डूबता है और ये छोटी छोटी बातों को ये शहर के बड़े बड़े दिग्गज देख नहीं पाते। बस यही इस विषय पे कह सकते हैं। एक और खबर जिससे हम बात कर रहे हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर जो है एक नया उसमें नगर तथा ग्राम निवेश के मास्टर प्लान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
15 दिन में दावे आपत्ति मंगाए गए, अग्निवाणी की खबर है ये। और इसमें कहा गया है कि जो आपका मेट्रो का प्रोजेक्ट के 500 मीटर के रिसीविंग एरिया घोषित किया गया है, इस पे आपको अतिरिक्त FAR भी दिया जाएगा और TDR भी दिया जाएगा। अच्छी बात है, दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का नुकसान होता है, हमारे एक तो क्या आप मुआवजा तो देते नहीं है। नगर निगम ने पूरे स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है जो तबाही मचाई है, राज मोहल्ले से लेकर तमाम इलाके में सबके नाक मुंह फोड़ दिया, सब मकानों के आधे मकान जो 30 फीट के, जो 5 से 10 फीट के रह गए। पर आज तक अभी TDR का लाभ शायद नहीं मिल पा रहा है, शायद मुझे लगता है कि अभी भी अटका पड़ा हुआ है। बिल्कुल, मालगंज वाले मैं पूछता रहता हूँ उनसे, मिला कि नहीं मिला है। तो लोगों को तो ये आप मान के चलिए कि ये भी TDR अगर आपको मिल रहा है तो अब कब मिलेगा, क्या मिलेगा, तो बहुत बात की बात है। पर कम से कम चलो ये है कि भविष्य की FD आपके पास पड़ी, कुछ नहीं मिल रहा से कुछ मिल जाए। नई चीज लाया TOD। हाँ, एक और नया लिया है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। अब जो भी हो, पर ठीक है, मतलब काम तो हो नहीं होना है। शहर में आपका मकान उस जज में आ गया तो आप तो दिमाग बना लीजिए कि आप TDR सर्टिफिकेट लेके, नहीं तो FAR लेके, जो मिल रहा है वो लेके एंटी करो और अपना आगे काम चलने दो, क्योंकि रोकने वाला कोई भी नहीं है इस मामले में। सारी चीज़ें जो है शासन के सहयोग से होती है, इसलिए ऐसी योजनाओं में बहुत मुश्किल होता है। क्यों साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, लेकिन मेरा एक मूल प्रश्न आता है नवनीत जी, मतलब थोड़ा हाइपोथेटिकल है कि आप एक शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयोग करते हैं, तो आप एक नया शहर बसा दे, इतने पैसे में एक नया शहर बस जाता है। हम गरीबों को मोहल्ले में जहाँ रह रहे हैं, हमारी जो हमारा एक दूसरे से मिलन होता रहता है, हमारे नाक मुँह मतलब हमारा मकान तोड़ तोड़ के आपको क्या मिलेगा। ऐसी व्यथा कथा है साहब, MG रोड की हो, चाहे मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र की, सबके मकान छोटे हो गए, 5-5 फीट के बचे हैं, न वो बोलने चालने लायक। एक मकान के अंदर 15 लोग परिवार सहित रहते थे, वो सब के सब तितर बितर हो गए, मतलब सामाजिकता का ताना बाना टूट गया। दूसरी एक और बड़ी बात कहना चाहता हूँ, जिस दुकान को तोड़ा गया आपने 15 फीट पीछे करा, उस दुकान के बाद में जो आपने बनाया वहाँ पर ठेला लग रहा है। वो मूंछ पे ताव देके बोलता तेरी करोड़ों की ज़मीन सरकार छीन गए, मेरा ठेला लग रहा है फ्री फंड में, तो उसका दिल दुखता है साहब। TDR FAR अपनी जगह है, जो मिलना अपनी जगह है। अब वो जो बाहर की रोड की जो जगह है उसको भी ये नगर निगम देने, किराए पे देने। अरे गलत खबर सुनने में आई कि बड़े बड़े नेता लग गए उसके अंदर कि वो किराए से हमको दी जाए। अरे किसी का मकान तोड़ा, उसी को रहने दो थोड़ा बहुत। ये एक मूल बात है मेरे, मतलब तात्पर्य मेरा दर्द है, ये शहर के लोगों का दर्द है, मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं। अब एक और खबर है जिस पर हम अब दोपहर खबरों की बात कर ले रहे हैं, हम दोपहर के पहले पेज खबरों के बाद में बात करेंगे, पर कुछ खबरें ऐसी जिस पर हम आपको बता दें। एक तो इंदौर से खंडवा ट्रेन का जो ट्रैक है उसमें भी 3 साल से ज़्यादा समय लगेंगे। कोई आश्चर्य की बात है कि 4 साल भी लग जाए। इसका मूल कारण ये है कि ओमकारेश्वर के पहले आप समझ लीजिए 17 किलोमीटर का इलाका जो है, यहाँ से 1900 टनल बननी है। पातल पानी से लेके, जो महू से लेके पातल पानी के बीच 1900 टनल बननी है, 3 पुल बनने हैं इसके अंदर। और इसके अलावा जो है इस पूरे मार्ग पर अभी कई जगह काम आधा अधूरा पड़ा है, तो ये टनल बनाने के लिए जो है बहुत लंबा समय लगेगा। तो ये माना जा रहा है अब कि बाकी जगह भले ही काम पूरा हो जाए, पर गिरी से गिरी हालत 3 साल से 3.5 साल अभी आपको इंदौर से खंडवा ट्रैक पर चलने में लगेगा, जब तक आपको बसों के भरोसे ही रहना पड़ेगा। हो सकता है शायद बसों का सीएस के पहले मार्ग अगर पूरा हो जाए तो थोड़ी राहत मिल सकती है। कारण है वो जो एरिया है साहब बड़ा मतलब टर्निंग पॉइंट है। मेरी सांसद जी से इस विषय पर बात हुई थी, वो तो इंजीनियर भी हैं, तो बोले वो कर्व लेना पड़ता, भारी कर्व लेना पड़ता, सिंगल मीटर गेज की लाइन को थोड़ा कम कर्व लेना। मैंने ये प्रश्न उठाया था कि अंग्रेज ने कैसे बना दी और आप क्यों नहीं बना पा रहे हो, और आज की तारीख में तो बड़ी व्यवस्था है। तो बताया जा रहा है कि वहाँ पे कर्व बहुत है, तो इसके कारण ये समस्या आनी है। और जैसा कि बताया गया, संजय जलगांवकर जी की न्यूज होगी ये, और बड़ी तथ्यपरक रहती है, बड़ी गहराई से निकलती है। वहाँ पे वन विभाग का भी मामला अटका हुआ था, थोड़ा बहुत वो अटका हुआ है। अब जैसे करते करते 2-3 साल निकल जाएंगे। इसमें जो एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं, PM मित्रा पार्क जो है, जो बन रहा है धार के पास में, इसमें 20,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। 4 से ज़्यादा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां भी यहाँ पे आ रही हैं। ये एक अच्छा मतलब प्रयास है। कल यहाँ सुदाम खाड़े साहब जो संभागायुक्त थे वो दौरे पे गए थे और उन्होंने यहाँ पूरे काम को देखा है। 1100 एकड़ ज़मीन का वितरण किया जा चुका है, मतलब ये ज़मीन पे काम अब दिखने लगा है वहाँ पर, और 46,000 लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलने की संभावना बन गई है। मतलब ये एक अच्छी बात है ये। इसके अलावा यहाँ पे एक उसका भी काम किया जा रहा है उसके अंदर। तो बहुत सारे लोग जो हैं अब किसानों का स्वभाव बदलने लगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड खेती बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कल सुदाम खाड़े साहब ने देखा तो उन्होंने इसकी प्रशंसा भी की और उन्होंने कहा कि इसी काम को और आगे तेज़ी से बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये एक अच्छा काम है जो आपके शहर के पास में हो रहा है। हमको लगता है कि भविष्य में जो है ये पाली हाउस बनने के अलावा अगर ये
PM मित्रा पार्क पे इंडस्ट्रियाँ चालू हो जाती है, तो एक बार फिर इंदौर वैसे पुराना टेक्सटाइल हब रह चुका है, यहाँ 50 से 70 हज़ार मजदूर काम करते थे। तो अब इंदौर के पास में धार के करीब जाकर आपको ये नया हब मिलेगा, बशर्त हो कि यातायात के साधन यहाँ भरपूर मिले ताकि लोगों को रोजगार के लिए वहाँ पहुँचने में दिक्कत। बिल्कुल अच्छी शानदार योजना है। और अपन 4-5 दिन पहले इस विषय पर हमने बात भी किया था कि पश्चिमी इंदौर के क्षेत्र में काफ़ी निर्माण और प्रोग्रेस हो रही है। अब हम प्रभात खबर की एक खबर, 2 खबरों पर बात कर ले रहे हैं, संक्षेप में बात करेंगे हम भी। अभी एक तो IDF ने 10 साल पहले रेलवे को ज़मीन दी थी, उनने ज़मीन मांगी थी, उनको 10 साल पहले ज़मीन दे दी। 10 साल बाद रेलवे ने जब ज़मीन हो गई तो IDF साहब 10 साल बाद रेलवे ने पूछा कि ज़मीन कहाँ पे दी थी आपने हमको। मतलब 10 साल बाद उनको याद आई कि अपन ने IDF से कोई ज़मीन ली थी। रेलवे का काम ऐसा है, ये सब विभागों की जो समन्वय की स्थिति बहुत ख़राब है, और उसी का परिणाम ये होता है कि आप ज़मीन ले ली, आपको खुद नहीं मालूम है काय के लिए मांगी थी आपने ज़मीन। कहीं ग्रिड बनाने के लिए ज़मीन मांगी तो पता लगा ग्रिड का काम ही नहीं हो पा रहा है, तो पता लगा वो ज़मीन पर कोई कॉलोनी कट गई है, यहाँ पे कोई प्लाट पे कोई काम ले लो क्या साहब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये ज़मीन थी MR4 के लिए। MR4 डेवलप कर रहा था इंदौर विकास प्राधिकरण, और 22,000 मीटर जो 11,000 स्क्वायर मीटर जो भी थी किलोमीटर वो जगह चाहिए थी और रेलवे ने दे दी थी। और उसके बदले में कोई ज़मीन मांगी थी और वो IDA ने कहीं दे भी दी, मालूम पड़ा कि वो कहाँ गई रेलवे को ही नहीं मालूम। वो प्रश्न पूछ रहा, रेलवे को बहुत कुछ नहीं मालूम है। इंदौर शहर के एयरपोर्ट के क्षेत्र में भी पटेल नगर के वहाँ पर रेलवे की ज़मीन है। अब वहाँ क्या पटरियाँ डलेगी, क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जमीन है। ये कुछ बातें ऐसी रहती है जो कोऑर्डिनेशन की कमी को बतलाता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत एक छोटे मोटे शहर के इंदौर विकास प्राधिकरण है। कहाँ मिलेंगे, कौन मिलेंगे, इनके लिए एक समिति बनना चाहिए। मेरा ख्याल है जिला कोई समिति होती है, पहले होती थी जो कोऑर्डिनेशन करती थी और हर मामले पे जो टॉप प्रायोरिटी के काम है उनको सबसे पहले सामने रखती थी कि पहले इन 3 महीने में इन कामों को देखा जाए। अब वो सारी समितियां खत्म हो गई कि उन समितियों को लेकर जो समितियों में दिशा निर्देश जारी करते तो उनको खुद नहीं मालूम है कि हमारा रोल क्या रहता था उसके अंदर। जबकि उसके अंदर बाकायदा कलेक्टर खुद सारे विभागों का समन्वय बैठा करते थे। कहीं है, इसीलिए तो कहीं पर भी चाहे जहाँ पाइपलाइन खोदी जा रही, कहीं पर जो है वो गैस निकल रही बाहर। एक और खबर पर हम प्रभात खबर की बात कर लेते हैं। ये भी जानकारी के लायक है आपके पक्के कर्मचारियों की आज सूची जारी हो गई है। कोर्ट ने आदेश जारी किया था उसमें 1331 के लिए, और नगर निगम 533 कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सूची जारी हुई। पर इस सूची में आप देखो ऐसा नहीं है, बर्खास्त लोगों को भी लिया गया है सूची में, जो ऊपर चले गए उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको भी जोड़ा गया है, और जो रिटायर हो गए उनकी खुशी के लिए उनको भी जोड़ दिया गया। कम से कम उनको बोलने को रहे कि हम नगर निगम में नियमित रूप से काम करते थे। नगर निगम तो अपने आप में बहुत बिल्कुल आपके पेट की तरह, जैसे स्टमक को डॉक्टर कहते हैं ना मैजिक बॉक्स है, साला समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ऐसे ही नगर निगम का भी एक स्टमक है शहर का, इसका मैजिक बॉक्स है, इसमें कुछ नहीं समझ में आता कि कौन सा पेट से कहाँ से तार निकलेगा या कहाँ से रुमाल निकलेगा। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर जो लड़ाई लड़ रहा था पिछले 5 साल से, हम लोगों को अनुनय विनय करके मेरी खबर छपवा दो प्रवीण तिवारी, उसका ही नाम नहीं है। सरकार ने वो कोर्ट ने तो बोला 1391 को दे दो भैया, ओके लियो 535 पे अटक गए। पैसे नहीं है ना साहब, कहाँ से दें। नगर निगम हो जाए जैसा सब हर्षण भैया की कथा होती है हमारे धर्म में, कहते हैं ना कि जैसे इनके दिन फिरे भगवान, में से हमारे भी दिन फिर कहीं से। चलिए अब हम पत्रिका की खबर की बात कर ले रहे हैं। एक ही खबर बात करेंगे संक्षेप में। एक तो आपको कल जो स्लीपर बस का हादसा हुआ, 8 लोग मरे हैं, जिसके अंदर हमारे इंदौर के माननीय पत्रकार चंदू गुप्ता जी की धर्मपत्नी जी का भी निधन हुआ था। हमारे दोपहर परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम उनको। और भी लोग गए थे, उन सभी जिन संवेदना हमारी सभी सारे परिवारों के प्रति है। दुनिया भर के देशों में स्लीपर बसों में हुए हादसे के बाद, जैसे चीन, जर्मनी, इंग्लैंड, तमाम जगहों, वियतनाम, जहाँ पे भी इस प्रकार के बस हादसे हुए, उन्होंने अपने यहाँ पर स्लीपर बसों में पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बसों को अपने आप में सीटों में इतना लग्जरी बना दिया कि आप जो है वो जितनी सवारियाँ हैं 35-40 उसको ढंग से आपको बैठ जाए, या फिर थोड़ी सी बस को बड़ी कर लो आप, जो भी हो रहा। पर उन्होंने स्लीपर बसों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। कल भी हम बात कर रहे थे इस मामले में। हमारे यहाँ पर जो है स्लीपर बसों का लेकर बहुत लंबा चौड़ा कारोबार चल रहा है। नई वाल्वो बसें जो 1-1 करोड़ के लगभग बन रही है, उसके अंदर सुविधाओं की कोई कमी नहीं, यकीनन उसके अंदर पेट का पानी नहीं हिलता, सारी सुविधाएं, पर सुरक्षा को लेकर उसमें कोई भी जगह नहीं है। RTO का भी कहना उसमें यही बात है कि हम इन बसों की जांच नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर्राज्यीय बसें हैं और इनके परमिट जहाँ से होते हैं वहीं पर यह सारी मामलों की शिकायत हो सकती है। कलेक्टर के विशेष आदेश से ही कोई जांच का काम शहर में किया जा सकता है, क्योंकि इन बसों को नेशनल परमिट होते हैं, आपके यहाँ से उनका कोई लेना देना नहीं। बस आती है, सवारी खाली करके चली जाती है, क्योंकि बसों के नंबर सब बाहर के हैं।
ऐसे में बसों पर कार्रवाई होने में दिक्कत हो रही है। इसके लिए बड़े सुधार की, व्यापक सुधार की बिल्कुल कानून में जरूरत है। वो बसों को इतना कॉम्पैक्ट कर देते साहब कि एक बार, जैसा आपने कल बताया था कि बसों के ऊपर और नीचे सामान भर देते। अब एक बस अगर आड़ी भी बाकी हो गई तो ना ऊपर से निकलने का ना नीचे से निकलने का, और वो सामान धुंधु करके मतलब 2 पाटन के बीच में आदमी फंस जाता है। बड़ी स्थिति खराब है। और छोटी छोटी गलियां हैं, स्लीपर के नाम पे भले ही अपनी सीट पे जाके सो आराम से, बड़ा तकलीफदायक है ये बसें। कुछ तो निकाल होना चाहिए। चीन, वियतनाम, जर्मनी, इंग्लैंड जैसा कुछ ना कुछ हमारे यहाँ भी रोक लगना चाहिए, उसके लिए कुछ कार्रवाई होना चाहिए। अब मैं दोपहर के पहले पेज की खबरों की आपको जानकारी देता हूँ। ये वो खबरें शायद आपको क्योंकि कहीं और पढ़ने को नहीं मिलती, हो सकता है 1-2 दिन बाद आपको पढ़ने को मिले। एक तो राम अयोध्या के राम मंदिर को लेकर SIT की जाँच बहुत तेज़ी चल रही है। उसमें अविनाश शुक्ल जो है उनको उठा लिया गया और आज 13 घंटे उससे लंबी चौड़ी पूछताछ हुई है। इधर SIT ने 45 दिन के फुटेज निकाल लिए हैं। इन फुटेज के जो अलग अलग तार करके इनको निकाला गया, उससे पूरी व्यवस्था तार हो गई है। वहाँ पे यह देखा गया है कि जितनी दान पेटियाँ थी उन पर खोलने वाले लोग अपनी जेबों में किस तरह से पैसा भर रहे थे कि जिसको जहाँ से मौका मिल रहा था वो राम को लूटने में लगा हुआ था। राम के लूटने की ऐसी बाढ़ आई हुई थी वहाँ पर कि ज़मीन, अभी तो जो जाँच शुरू हुई, आज से ऑडिटर नियुक्त कर दिए गए वहाँ पे, तो जांच में आपको आश्चर्य होगा कि जो ज़मीन 10,000 रुपये स्क्वायर फीट या 8,000 रुपये स्क्वायर फीट की थी, जैसे ही मंदिर की प्रक्रिया शुरू हो, मंदिर ने ज़मीनें खरीदना काम चालू हुआ तो 20,000 रुपये स्क्वायर फीट, 30,000 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीनें पहुंच गई वहाँ पे। आप कहें कि चंपत राय की कोई भूमिका नहीं है, वो तो निहायत सज्जन आदमी, तो श्री राम हो रहे थे ईमानदारी के, पर सब दोषी वही है क्योंकि ये पूरा उनकी आंखों के नीचे काम हो रहा था। कल टिन्नू यादव जो इनके ड्राइवर थे और जो ट्रस्ट का काम देखने लगे थे, उनके भाई ने एक इंटरव्यू, उनके भाई को कहा गया कि टिन्नू यादव को पुलिस ने उठा लिया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल उठा लेना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट के अध्यक्ष तो वही है टिन्नू यादव, चंपत राय तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो जिनको उठाया जा रहा है उनके बारे में जानकारी पूरी निकालिए। पर यहाँ पर एक और मज़ेदार बात यह है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑनलाइन पैसा जमा होता था, बैंक में सब जगह से दान पे जो पैसा आता था, वहाँ पर केवल 15% ही पैसा पहुँचा है। तो आप ये मान लीजिए, और सिंहस्थ आपका जब भी वहाँ कुंभ के मेले में सबसे ज़्यादा लूट मची, ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे खूब लूट खसोट मची गई है। और एक और मज़ेदार बात जो पता लगी है, जो आज जानकारी आई है कि यहाँ पे जिन सुरक्षा कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था, और जिस एजेंसी ने नियुक्त किया था, उस एजेंसी ने कहा है कि हम तो ये काम करते ही नहीं हैं, हम तो केवल झाड़ू सफाई पोछे का काम करते हैं, उनके कर्मचारी उपलब्ध करवाते हैं। ये जो वहाँ पे कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं राम मंदिर में, इसकी सूची ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भेजी गई थी कि उसको सील लगा के इनके आधार कार्ड जांच करके भैया लोगों को पदस्थ करवा दो। तो हमने हमारा काम किया, हमें नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या लूटा और क्या खाया है वहाँ पर। तो ये तो है राम मंदिर की लूटपाट। SIT को तो सर बाद में मिली ये फुटेज बाजार में आ गई थी। लोग है ना इस ढंग से छुपा के, और इस ढंग से एक पीछे अड़ जाता है, एक आगे अड़ जाता है। जब तक पुष्टि नहीं होती किसी मामले की, जब तक कैसे कोई मुंह खोलेगा। आज भी उसमें सघन जब पूछताछ चालू की गई है, क्योंकि अभी SIT के साथ बहुत लंबा जाएगा साहब, बहुत लंबा जाएगा केस। और 6 तारीख परसों इसकी बैठक रखी गई ट्रस्ट की। ट्रस्ट के बारे में आज जो जानकारी निकाली गई RTI के तहत, उसके तहत ये जानकारी है कि ट्रस्ट पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है। यह ट्रस्ट पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसमें जिन 4 लोगों को सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया है, वे 4 लोग कोई ओपिनियन नहीं दे सकते, केवल उनका काम सलाह देना है। अगर सलाह नहीं जमे तो घर जा सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि चंपत राय, संपत राय जो भी है, ये सब यथावत ट्रस्ट में बने रहेंगे। ये तो एक रेगुलर खबर। आज बाजार शुक्रवार के आखिरी दिन जम के उछला है, 500 से 650 अंक तक उछल गया है। बाजार ने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी है। आज इंडेक्स में जो है सेंसेक्स भी उछला है, और इसके अलावा कच्चा तेल $70 के लगभग आ गया है। मतलब ये आप मान लीजिए कि कई सालों बाद इतना नीचे पहुंचा है। सरकार तो नहीं चाहेगी, पर अगर चाहे सरकार तो आपको 5 से 10 रुपए की तत्काल छूट दे सकती है, पर सरकार आपको अभी नहीं देगी। 2-3-4 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के पहले 5-5 रुपए की छूट आपको दे दी जाएगी। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का 4 राज्यों का चुनाव आएगा, उसके पहले आप उम्मीद करिए, अभी आपको उम्मीद नहीं करिए। एक और खबर है, अगली कैबिनेट का विस्तार जब भी होगा, हो सकता है 5 तारीख को हो जाए, कल परसों में, क्योंकि वही एक दिन है जब प्रधानमंत्री खाली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं। राष्ट्रपति जी मुर्मू जी बाहर जा रही हैं, मतलब वो भी अन्य प्रांत की यात्रा पे हैं। ऐसे में और 20 तारीख के बाद में मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हो सकता है जब भी हो। पर यह तय हो गया है कि राजनाथ सिंह को अब राष्ट्रपति बनाया जाएगा, उनके सम्मानजनक विदाई है।
इसके अलावा नितिन गडकरी जो है वो स्वास्थ्य लाभ लेंगे, आराम करेंगे। उनका बीपी शुगर बहुत बार बढ़ जाता है, आपने देखा होगा, कभी बेचारे बैठ जाते उठ जाते हैं, तो उनको आराम की जगह दी जा रही है। और हरदीप पुरी को इनकी रवानगी की जा रही है। इसके अलावा जो नए लोग शामिल किए जा रहे हैं वो भाजपा से कम है और एनडीए के गठबंधन पे जो भी जो सरकार में शामिल हुए। क्यों? क्योंकि ये मंत्रिमंडल जो नया विस्तार के साथ बनेगा ये पूरी तरह से अमित शाह के छाया मंत्रिमंडल के रूप में जाना जाएगा। यानी अमित शाह जी को बड़ा पद आगे अमित शाह जी जो है आगे आप समझ लीजिए, जो भी होगा हम नहीं कह रहे हैं, पर ऐसी स्थितियां बन रही है जो खबरें दिल्ली से छन छन के आ रही हैं। और भारत पर जो है विदेशी कर्ज 72 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है, अपने आप में यह अश्वमेघ रिकॉर्ड हो गया है। और 72 लाख करोड़ के पार पहुंचने के बाद में आप 72, पहले अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं 72 लाख करोड़ किसको कहते हैं, तो पहले 72 लाख लिखना है आपको, तो फिर उसके पूरे बाद में फिर ये इकाई हो गई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, तो उतने बिंदु आगे लगा लेना। फिर आप देख लेना कि कितने हो गए, मैं भी नहीं जोड़ पाऊंगा इसको, पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने बिंदु होते हैं 72 लाख करोड़ में। तो ये वो जानकारियाँ हैं जो हमने आपको दी, कुछ शहर से जुड़ी हुई है। हाँ, फ्यूल का चार्ज कम हो गया तो हवाई जहाज जो यात्री रहेंगे उनको अब थोड़ी सी टिकट में राहत मिलना शुरू हो जाएगी। ये वो खबरें हैं शहर से जुड़ी हुई। कुछ खबरें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हम आखिरी में आजकल इसलिए आपको दे देते हैं कि जब आप खबरें देखें तो आप पूरी तरह से अपग्रेड हो जाए कि अभी तक कुछ बचा नहीं है जो आपको जानकारी में ना रहे। बाकी शहर के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर सब सामान्य है। हमारा आपसे आग्रह, ये दोपहर न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम है। आज हम 399 एपिसोड पूरे कर रहे हैं, 400 हो रहे हैं आज हमारे पूरे एपिसोड, तो आज हमारे 400 एपिसोड पूरे हो गए हैं। आप लोगों का ये निरंतर बनने वाला इंदौर का पहला कार्यक्रम है जिसके 400 एपिसोड आज पूरे हुए हैं। हमने हमारे प्रयास से कोशिश की है कि इस एपिसोड में हम जो भी बेहतर से बेहतर जानकारी आपको दें। जो सुझाव हमारे पास आते हैं फेसबुक वगैरह में देखने वालों के लिए, वो हम देखते हैं। इसके अंदर हमारी व्यूअर संख्या 50 से 55 लाख के पार पहुँच चुकी है। सब्सक्राइबर 20,000 से ज़्यादा हो चुके हैं हमारे पास में। ये 6 महीने में आपके और हमारे आपके आशीर्वाद से ये संभव हो पाया है। हम एक बार फिर दिल से आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपको और बेहतर तरीके से दें। हमारी टीम में जो लोग शामिल है उसमें अभी आप खबरें फटाफट भी देख सकते हैं, वो भी 74 से 75 हज़ार लोग हर दिन देख रहे हैं जो खबरें फटाफट आती है फेसबुक वगैरह सब मिला के। टीम के अंदर हमारे पास में शेखर जी हैं जो भी बाहर गए हुए हैंगे, शेखर भागोरा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, मनोज दादीज जी है, नरेंद्र जी है, जो ये सारे काम को संचालन संधारण के रूप में आपके पास रखते हैं। इस पूरे आयोजन के पीछे एक बहुत बड़ा हमारा सहयोग है। सौरभ जैन जी है जो इस कार्यक्रम का संचालन संधारण करते हैं हमारे साथ में। तो हम सबके आभारी हैं और आपके दिल से आभारी हैं। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने नहीं किया तो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए।